नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, अभी केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उसमें, और उस बैठक में जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय श्री सुनील अंबेकर जी ने एक घोषणा करी, और वो घोषणा थोड़ी चौंकाने वाली थी, तो उस पर जिक्र करना जरूरी है कि उसमें कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना, जो मुद्दा राहुल गांधी ने सर पर उठा रखा है, उसकी चर्चा हुई। और उसकी घोषणा में आदरणीय सुनील अंबेकर जी ने यह घोषणा करी कि जातिगत जो गणना है उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनके शब्द थोड़े से अप्रत्यक्ष थे, लेकिन उसका सार यह था कि जातिगत जनगणना में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये आपत्ति संघ को नहीं है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको जातिगत जनगणना में कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हम चाहेंगे कि जातिगत जनगणना हो। अब ये बात सुनकर सारे लोग चौंक गए। हमारे लोग कहने लगे कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कैसे कर लिया। वो लोग उधर सन्नाटा हो गया, यानी कि राहुल गांधी के खेमे में सन्नाटा हो गया। कहते हैं कि अगर किसी भी बात को खत्म करना हो, किसी भी आंदोलन को खत्म करना हो, तो आप उनकी बातों को मान जाइए अप्रत्यक्ष रूप से। वो आंदोलन की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, जब वो एक किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन चल रहा था, तो हम सब, पूरा देश कह रहा था कि अरे सरकार बोलती क्यों नहीं। मोदी जी कुछ नहीं बोले, और अंत में जब लाल किले पर कांड हो गया तब भी नहीं बोले, तो लोगों को गुस्सा आ गया। और उसके बाद यही नहीं, उन्होंने जो किसानों के लिए जो एक एक्ट बनाया था बहुत बढ़िया, वो तक वापस ले लिया। सब मामला खत्म हो गया। ऐसे ही शाहीन बाग में भी हुआ था कि वो बैठा, उस साल भर तक चला और कुछ नहीं किया सरकार ने। तो ये एक तरीका होता है कि किसी चीज को अगर आपको डाई डाउन कराना है, असफल बनाना है, तो सबसे पहले उनकी शर्तों को अप्रत्यक्ष रूप से मान लो या प्रत्यक्ष रूप से मान लो, उनकी एनर्जी सब खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस ने कभी भी नहीं ओबीसी के बारे में ध्यान दिया, कभी भी कांग्रेस ने हमेशा से ओबीसी के आरक्षण को लेकर या उनकी किसी भी बात को लेकर हमेशा से कांग्रेस ने बिल्कुल अनसुना किया था। वो ऑल ऑफ ए सडन जातिगत जनगणना की बात क्यों करने लगे, इस पर भी सोचिए जरा। मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने भी इसी तरह से एक जातिगत जनगणना की थी। वो जनगणना नहीं थी, बल्कि कास्ट हायरार्की यानी कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। आप जरा देखिए, थे वो अंग्रेज बाहरी, गणना किस चीज की कर रहे थे, कौन सी जात ऊंची है कौन सी जात नीची है, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा ये भी नहीं मालूम। और उन्होंने ये गणना कर दी कि ये ऊंचे ये नीचे, जबरदस्ती बेमतलब में समाज में जहर घोल दिया, भारत को तोड़ने का पूरा काम किया। उसका फॉलआउट क्या हुआ कि हिंदू एकता समाप्त हो गई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भारत इसी तरह टूटता रहा। तो ये तो उस समय अंग्रेजों ने किया था। जो मुगल आक्रांता थे उनकी भी यही कोशिश रहती थी कि किसी तरह से हिंदू समाज को तोड़ो, हिंदू संस्कृति को खत्म करो। और उसके बाद भी, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जातियां होती क्या हैं, इस पे भी आप ध्यान दीजिए।
जाति कभी भी भारत जो जातियां हैं कभी भी भारत की विशेषता नहीं थी, कभी भी हिंदू समाज की विशेषता नहीं थी। जातियों का उल्लेख किसी भी हिंदू धर्म शास्त्र में नहीं है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कहीं भी नहीं है। प्राचीन भारत में आपको कहीं भी मिश्रा, शुक्ला, पांडे, तिवारी, अस्थाना, श्रीवास्तव नहीं मिलेंगे। जातियां नहीं थी। वर्ण के आधार पर जो वर्णाश्रम होता है वो था एक। लेकिन जो लोग जो कार्य करते थे, अब कार्य करते हैं ना कि कोई चर्म का काम, चमड़े का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कपड़े धोने का, इस तरीके से कोई काश्तकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुम्हार है, इस तरह से विभिन्न वर्ग हुआ करते थे और उनके कुछ नाम हुआ करते थे। धीरे धीरे वही नाम जातियों में कन्वर्ट हो गए, वो जातियां कहलाने लगे और वो जन्मजात हो गया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं थी, कर्म आधारित थी। लेकिन ये जो कार्य करने के नाम थे, जितने भी हैं होते हैं सब कार्य करने के, चाहे मौर्य हो चाहे कुछ हो, वो उनके वर्ग के नाम हो गए, वो जातियां कहलाने लगे। अब वो जातियों में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा थोड़ा होता था कि हम बड़े कि तुम बड़े, उसको बड़ा कर दिया और कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कर दिया अंग्रेजों ने, मुगलों ने और हमारे भारतीय नेताओं ने। अब आप देखिए 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए एक मंडल कमीशन लेके आए और उन्होंने जो भारत के जो कुशल कारीगर थे, काश्तकार थे, आप एक हलवाई होता है, लाखों रुपए कमाता है, दर्जनों लोगों को वो रोजगार देता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितने कुशल कारीगर थे, मूर्तिकार, शिल्पकार, सब जितने भी है, उनको कहा तुम बाबू बन जाओ, 10,000 रुपए कमाने वाले बाबू बन जाओ, और रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण दे दिया। अब वो जितने हुनर थे जिससे ये भारत जाना जाता था, कौशल से, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, उनमें सब में उन्होंने उनको बाबू बनाने के लिए एक होड़ लगा दी, पिछड़ा बनने की होड़ लगा दी। हम पिछड़े, हम पिछड़े। वो अपने हुनर भूल गए, सारा स्किल भूल गए, सब बाबू बन गए और उन्होंने भारतीय समाज को बांट दिया। वीपी सिंह ने ये किया। अब उसके बाद आप देखिए कि वीपी सिंह उसके बाद भी कभी भी ओबीसी के नेता नहीं बन पाए। वो इसलिए नहीं बन पाए कि वीपी सिंह ने तो ये राजनीति करी थी, सब लोग जानते थे कि ये राजनीति हो रही है। अब उसके बाद आज राहुल गांधी को शौक चल रहा है। पहले बिहार में भी हुआ जातिगत जनगणना, लेकिन राहुल गांधी को जो एक सीमित सफलता, जो 99 सीट की सफलता मिली, उन्होंने सोचा उनको सफलता इसलिए मिली है कि वो हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की मुहिम कर रहे हैं और इसी से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उन्होंने ये मुहिम छेड़ दी कि हर जगह एसटी, एससी, ओबीसी का जिक्र करना, जातियों का उल्लेख करना, जबकि राहुल गांधी के परिवार के जितने लोग प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री बने, उनमें से कोई भी ना एससी था, ना एससी था, ना ओबीसी था, कोई जो सो कॉल्ड जो निम्न जातिया जिसको आप कहते हैं, कोई नहीं था। तो एक ऐसा परिवार जो अपने को अभी थोड़े दिनों तक जनेऊधारी ब्राह्मण कहता था, यही व्यक्ति राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण कह के दत्तात्रेय गोत्र का बताते थे, अचानक से ये मिस इंडिया में भी जाति की बात करने लगे। अरे मिस इंडिया में नहीं तो आप प्रधानमंत्री आप क्यों बनना चाह रहे हो? किसी अनुसूचित जाति या जनजाति को आगे बढ़ाओ प्रधानमंत्री बनने के लिए। खैर, तो ये जो मुहिम है राहुल गांधी की, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैकफायर करेगी एक समय के बाद, और इतना ज्यादा बैकफायर करेगी कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती, बिहार के तेजस्वी, इन सबका कैरियर खत्म कर देगी। क्योंकि जब आप अब संघ ने कह दिया, बीजेपी ने कह दिया, तो अब आप जातिगत जनगणना करोगे, उसके बाद ये कहेंगे कि इनका डेटा आप पब्लिश करो। अब डेटा पब्लिश होगा। अब डेटा जब पब्लिश होगा तो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं
वो अपने अपनी आइडेंटिटी जानेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई साहब हमको आरक्षण क्यों नहीं मिलता है, हमको आरक्षण दीजिए। अभी आप अगर देखें तो आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के उच्च वर्ग, उनमें जो उच्च वर्ग हैं उनको मिलता है। यादव को मिल जाता है, कुर्मी को मिल जाता है, जाटव को मिल जाता है, लेकिन सड़क पर बैठे हुए मोची को कहाँ मिलता है? जो एक बहुत ही अति पिछड़ा है उसको कहाँ मिलता है आरक्षण? तो क्या होगा, सैकड़ों उपजातियां उभर के ऊपर आएंगी, उनके छोटे छोटे नेता उभर के आएंगे। हालांकि बगैर जातिगत जनगणना हुए अभी भी ऐसे डिवीजन होना शुरू हो गए। टिकट बंटवारे में इतने ब्राह्मण को, इतने जाट को, इतने एससी को, इतने बैकवर्ड को, अभी भी ये सब होने लगा है। अभी भी टिकट का बंटवारा से लेकर मंत्री बनने से लेकर कोई भी सरकारी काम होने में इस तरीके के डिवीजन होना शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा कि देश का सोशल फैब्रिक तार तार हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे इतने गुट गुट बन जाएंगे और वो कहेंगे कि आरक्षण हमें भी, हम भी अल्पसंख्यक क्यों नहीं? जब जैन बन सकते हैं अल्पसंख्यक, सिख बन सकते हैं, तो अल्पसंख्यक एक छोटा सा जनजाति वाला वो क्यों नहीं बन सकता है? आप जब हिंदू को नकार रहे हो, हिंदू को जातियों में डिवाइड कर रहे हो, तो हिंदू खत्म करो, अब तो जातियां होंगी। तो अल्पसंख्यक दर्जा तो मुसलमान तो फिर मेजॉरिटी में हो जाएंगे। एक आप कल्पना करिए आगे चल के, इस तरह से पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, नेता बनने खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे हजारों किस्म के ऐसे नेता होंगे, पूरे देश में एक हाहाकार मच जाएगा। हमारी यानी कि बीजेपी संघ की मजबूरी है, हम नहीं करेंगे तो ये आंदोलन चला करके उसके बाद ये इसी पे आंदोलन करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा ऐसा हो जाने दो, हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं है। हम तब भी हिंदुओं को यूनाइट करेंगे, एक नई समीकरण बना लेंगे। नुकसान होगा राहुल गांधी और इन क्षेत्रवादी नेताओं का और इंडी गठबंधन का। आप में से जो भी जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं वो जान जाएं कि ये कितनी खतरनाक साजिश कोशिश है भारत को बर्बाद करने की, भारत को विभाजित करने की। आप इसके फेवर बना रहिए, वो बात अलग है, हो जाएगी, हम तब भी हिंदुओं को एकजुट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।